पति आपकी हिंदी शिक्षिका केंद्रीय विद्यालय से आज शुरू करते हैं भारत की खोज कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक, जिसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। करते हैं नई समस्याएं, उसका दूसरे भाग में हम शुरू करते हैं पाठ औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई, हिंदू राष्ट्रवाद का उभार, शिवाजी। औरंगजेब का समय के विपरीत चलने वाला शासक था। उसने अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्यों पर पानी फेर दिया। वह धर्मांध और कठोर नैतिकतावादी था। उसे कला और साहित्य से कोई प्रेम नहीं था। हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और उनके मंदिरों को तुड़वाकर प्रजा के बड़े हिस्से को नाराज कर दिया। उसने उन राजपूतों को भी नाराज कर दिया जो मुगल साम्राज्य के स्तंभ थे। उत्तर में सिख खड़े हुए। हिंदुओं में इन अत्याचारों के विरुद्ध सैनिक संगठित हो गए। प्राचीन राष्ट्रकूटों के वंशज लड़ाकू मराठों को क्रुद्ध कर दिया। मुगल साम्राज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्रों में उत्तेजना फैल गई। हिंदू राष्ट्रवाद व्यापक राष्ट्रवाद के मार्ग में बाधक था। विशेषकर मराठों की अवधारणा व्यापक थी। उनकी शक्ति बढ़ी। 1784 में वॉरेन हेस्टिंग ने लिखा था, हिंदुस्तान और दक्षिण के तमाम लोगों में से केवल मराठों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना है, जिसकी गहरी छाप राष्ट्र के हर व्यक्ति के मन पर है। शिवाजी औरंगजेब से लड़ा जरूर, पर उसने मुसलमानों को खुलकर नौकरियां दी। मुगल साम्राज्य खंडित होने का मुख्य कारण आर्थिक व्यवस्था का चरमरा जाना था। किसान बार बार विद्रोह करते थे। 1669 में जाट किसान दिल्ली सरकार के विरुद्ध हो गए। उस समय साम्राज्य में फूट फैल हुई थी। शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ। वह आदर्श छापामार नेता थे। उन्होंने सूरत को अंग्रेजों के कोठियों को लूटा। मुगल साम्राज्य में चौथा कर लगाया। उन्होंने राष्ट्रीयतावादी पृष्ठभूमि प्रदान की। 1680 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मराठे शक्ति तब तक बढ़ती गई जब तक भारत पर उसका प्रभुत्व नहीं हो गया। प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष, अंग्रेजों की विजय। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 100 वर्ष तक भारत पर अधिकार करने के लिए विविध रूपों में संघर्ष चलता रहा। भारत पर अधिकार के 4 दावेदार थे। इनमें से भारतीय में मराठे और दक्षिण में हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान, विदेशी में फ्रांसीसी और अंग्रेज। यह लगभग निश्चित जान पड़ता था मराठे पूरे भारतवर्ष पर अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे। कोई शक्ति इतनी मजबूत नहीं रह गई थी उनका सामना कर सके। उस समय 1739 में ईरान का नादिर शाह दिल्ली पर टूट पड़ा। उसने भारी मारकाट और लूटमार मचाई और अपने साथ बेशुमार दौलत ले गया, जिसमें प्रसिद्ध तख्तोताउस भी था। उसके हमले से मराठों का काम आसान हो गया। वे बाद के वर्षों में पंजाब में भी फैल गए। नादिर शाह के आक्रमण से दिल्ली के मुगल शासकों का अधिकार और राज्य रहा दावा भी खत्म हो गया। फिर भी चले आते रिवाजों के कारण अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे लोग भी उनके पास प्लसी की लड़ाई से पहले तक उपहार और कर भेज रहे थे। बाद में भी कंपनी लंबे समय तक दिल्ली के बादशाह के एजेंट के रूप में काम करती रही, जिनके नाम के सिक्के 1835 तक चलते रहे। नादिर शाह के हमले का
दूसरा परिणाम यह हुआ कि अफ़गानिस्तान भारत से अलग होकर नादिर शाह के राज्य का हिस्सा बन गया। बंगाल में जालसाजी और बगावत को बढ़ावा देकर क्लाइव ने थोड़े से प्रयास से सन 1757 में पलसी का युद्ध जीत लिया। जल्द ही पूरा बंगाल और बिहार उनके हाथ में आ गया। इनके शासन के शुरुआत के साथ ही 1770 ई के इन दोनों सूबों में भयंकर अकाल पड़ा, जिससे इन घने आबादी वाले इलाके की अधिक आबादी नष्ट हो गई। दक्षिण में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष से अंग्रेज़ों की विजय हुई और भारत से फ्रांसीसियों का नामो निशान मिट गया। भारत पर अधिकार के रूप में मराठों को अब भी देखा जाता था। वे सारे पश्चिम और मध्य भारत से दिल्ली तक फैले हुए थे। उनका साहस और युद्ध करने की योग्यता प्रसिद्ध थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान भी अंग्रेज़ों को हराया था, पर वे दक्षिण तक सीमित रहे। हैदर अली एक अद्भुत व्यक्ति और भारतीय इतिहास का उल्लेखनीय व्यक्तित्व था। मैसूर के टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों ने अंततः 1799 ई में पराजित कर दिया। तब मराठों और अंग्रेज़ों के बीच ही संघर्ष रह गया था, लेकिन मराठा सरदारों के बीच आपसी बैर था और अंग्रेज़ों ने उनसे अलग अलग युद्ध करके उन्हें पराजित किया। 1818 ई तक आते आते मराठा शक्ति अंतिम रूप से कुचल दी गई। इन बड़े सरदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद अंग्रेज़ भारत के अधिकांश भाग में शासक हो गए। अंग्रेज़ों ने उस युग के बाद, जिसे मराठों ने आतंक युग कहा है, सुव्यवस्थित शासन कायम किया, लेकिन यह अव्यवस्था और अराजकता ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में उनके प्रतिनिधियों की नीति के कारण ही फैली थी। लेकिन अंग्रेज़ों के सहायता के बिना भी संघर्ष की समाप्ति के बाद शांति और व्यवस्थित शासन की स्थापना हो सकती। अब आते हैं रणजीत सिंह और जय सिंह। आतंक के इस दौर में जनता सामान्यतः त्रस्त और पस्त जरूर थी, लेकिन घटनाओं के बाढ़ में नई शक्ति और व्यक्तित्व का कोई प्रभाव ना पड़ सका। ऐसे व्यक्ति में महाराजा रणजीत सिंह थे। वे जाट सिख थे जिन्होंने पंजाब से कश्मीर और सरहदों सूबे तक अपना साम्राज्य फैला दिया। वह अत्यंत मानवीय था। उसने एक राज्य और शक्तिशाली सेना का निर्माण किया, फिर भी वह खून खराबा पसंद नहीं करता था। उसने मौत की सज़ा बंद कर दी, चाहे जुर्म कितना बड़ा क्यों ना हो। यह युद्ध के सिवाय उसने कभी किसके जान नहीं ली, जबकि उसकी जान लेने की कोशिश एकाधी बार की गई। उसका शासन निर्दयता और दमन से मुक्त था। दूसरा भारतीय राजनेता राजपूताना में जयपुर सवाई जय सिंह था। उसकी मृत्यु 1743 ई में हुई थी। वह औरंगजेब की मृत्यु के बाद होने वाली उथल पुथल के समय हुआ था। वह इतना चतुर और अवसरवादी था कि एक के बाद एक धक्कों और परिवर्तनों के बावजूद बचा रहा। वह बहादुर योद्धा और कुशल राजनीतिक तो था ही, इससे बढ़कर वह गणितज्ञ, खगोल विज्ञानी और नगर निर्माण करने वाला था। उसकी दिलचस्पी इतिहास के अध्ययन में थी। जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में बड़ी बड़ी वेधशालाएं बनाई। उसने जयपुर नगर बनाया। उसने उस समय के कई यूरोपीय नगरों के नक्शे इकट्ठे किए।
फिर अपना नक्शा खुद बनाया। इन पुराने यूरोपीय नगरों के नक्शे जयपुर के अजायब घर में सुरक्षित थे। लगातार युद्धों और षड्यंत्रों के बीच खुद उलझे रहने पर भी जय सिंह ने बहुत कुछ किया। भारतीय इतिहास के सबसे अंधकारमय युग में राजपूताना के ठेठ सामंती वातावरण में जय सिंह ने वैज्ञानिक की तरह काम किया। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि, इंग्लैंड के दो रूप। अपने आरंभिक दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य काम था भारतीय माल लेकर यूरोप में व्यापार करना। इससे कंपनी को बहुत लाभ हुआ। जब इंग्लैंड में मशीनी युग शुरू हुआ, भारतीय वस्तुएं वहीं भरी रहती थी। चुंगी लगाकर चीज़ों आना बंद करना या रोकना पड़ा। इससे आवश्यक हो गया था कि यहाँ कल कारखाना लगाएं। विदेशी राजनीतिक हुकूमत ने यहाँ पहले आकर बड़ी तेज़ी से अर्थतंत्र को नष्ट कर दिया, जिसे भारत ने खड़ा किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वह धन कमाने पर तुली हुई थी। एडम स्मिथ ने सन 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन में लिखा है, एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी देश के लिए बुरी सरकार है। 1600 ई में रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परवाना दिया। तब शेक्सपियर लिख रहा था। 1608 ई में मिल्टन का जन्म हुआ था। उसके बाद हेप्टन और कैम्पबेल सामने आए और राजनीतिक क्रांति हुई। 1660 ई में इंग्लैंड रॉयल सोसाइटी के सामना हुई, जिससे विज्ञान की प्रगति में बहुत हिस्सा लिया। 100 वर्ष बाद कपड़ा बुनने की कला तेज ढरकी का आविष्कार हुआ। इसके बाद कातने, इंजन और मशीन के करघे निकले। इन दो में से भारत कौन सा इंग्लैंड आया? शेक्सपियर और मिल्टन वाला, शालीन बातें करने वाला, लेखन और बहादुरी की कारखानों वाला, राजनीतिक क्रांतियों और स्वाधीनता का संघर्ष करने वाला, विज्ञान और तकनीकी प्रगति करने वाला, या फिर बर्बर दंड संहिता और नृशंस व्यवहार करने वाला वह इंग्लैंड जो सामंतवाद से घिरा हुआ था। ये इंग्लैंड एक दूसरे से प्रभावित हुए थे, साथ साथ चल रहे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्र होने के समय वही है जो भारत के स्वतंत्रता खोने का समय है। अमेरिका में नई शुरुआत के लिए बिल्कुल अनछुआ और साफ मैदान था, जबकि हम प्राचीन स्मृतियों और परंपराओं में जकड़े हुए थे। यदि ब्रिटेन ने भारत में यह बहुत भारी बोझ नहीं उठाया होता और लंबे समय तक हमें स्वराज्य करने की कला नहीं सिखाई होती, जिससे हम अनजान थे, तो भारत न केवल स्वतंत्र और अधिक समृद्ध होता, बल्कि विज्ञान और कला के क्षेत्र में और उन सभी बातों में जो जीवन को जीने के योग्य बनाती है, उससे कहीं अधिक प्रगति हो। तो धन्यवाद बच्चों।